Good morning, students. It's our chapter number 2, Rights in the Indian Constitution. नॉर्मली अगर हम देखें तो राइट्स हैं क्या, हम किसे राइट्स कहेंगे? हमारे सिंपल अधिकार, वो चीज़ें, उन चीज़ों को हम राइट्स कहेंगे जिनके लिए हम सिंपल क्लेम कर सकते हैं, जिनके लिए हम डिमांड कर सकते हैं. Rights are the condition of social life to be given by society and recognized by the state to promote the welfare of people. और इसी में एक वर्ड आता है ड्यूटी. फिर ड्यूटी क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है? अपन जनरली बोलते हैं ना कि व्हाट इज़ अवर मॉरल ड्यूटी, इट्स योर मॉरल ड्यूटी. तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? दैट ड्यूटी इज़ अ परफॉर्मेंस टुवर्ड्स अदर्स के लिए परफॉर्म करना, फॉर एग्जांपल टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द सोसाइटी. ठीक है. फिर फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? क्योंकि ये जो हम राइट्स पढ़ेंगे ये हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स है. फंडामेंटल पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे. तो दीज आर द गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इट्स सिटीजन्स टू बी मैंडेटरी फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द पीपल. अगर हम इसे मैंडेटरी नहीं करेंगे तो फिर ये फॉलो भी नहीं हो पाएंगे, इनको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जा सकेगा. और ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. क्यों? क्योंकि ये राइट्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं, इंश्योर ऑल दोज फ्रीडम्स विच मेक वंस लाइफ वर्थ लिविंग, जो हमें हमारी लाइफ के इम्पोर्टेंस को शो करवाती है. या फिर प्रोवाइड्स द इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. तो ये वो राइट्स हैं जो हमें इक्वलिटी प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है. अगर हम और भी देखें, नॉर्मल कंडीशंस में देखें, दैट दीज आर द कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ. ये सोशल लाइफ की वो कंडीशंस हैं जिनके बिना ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है, या हम अपनी खुद की पर्सनालिटी को ग्रोथ नहीं दे सकते. एक डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये जो राइट्स हैं वो हमें गारंटी प्रोवाइड करवाते हैं. यानी देखो, अगर हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी मम्मी या हमारे पापा अगर हमारे साथ में हैं और हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनका हाथ पकड़ने से हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं अपने आप को. तो राइट्स जो हैं वो वैसी ही कंडीशन है कि हम अपनी सोशल लाइफ में या अपनी ग्रोथ करने में राइट्स के थ्रू प्रोटेक्टेड फील करते हैं. ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स जो हैं वो आते हैं, वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिए जाते हैं, विच गारंटी द सर्टेन राइट्स टू इट्स सिटीजन्स. ये जो राइट्स हैं ये फंडामेंटल हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडिविजुअल आते हैं एंड आर देयर फोर नोन एज द फंडामेंटल राइट्स. अगर हम इसका मीनिंग देखें कि हम इसके मीनिंग को क्या कहेंगे, कि किस तरीके से हम हैं इसको फॉलो कर सकते हैं, या क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो गारंटी प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स सिटीजन्स टू बी मैंडेटरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन. इसके अलावा यहाँ पे कुछ जो फ़िलासफ़र्स हैं या पॉलिटिशियंस जो हैं, राइटर्स जो हैं, उनकी भी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है. ठीक है. जैसे लास्की यहाँ पे कहते हैं कि राइट्स इन फैक्ट आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन सीक इन जनरल टू बी हिज बेस्ट. राइट्स अगर हैं हमारे पास तो हम बेस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास में राइट टू इक्वलिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, तो ही हम बेस्ट कर पाएंगे ना. अदरवाइज़ मनी और मसल पावर हर जगह चलता है, तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादातर कौन ले जाएगा? जिसके पास मनी और मसल पावर है. लेकिन अगर हमें इक्वलिटी मिलती है राइट्स पे, तो फिर वही ले जाएगा राइट को, या वही उस पोस्ट या पोजीशन को यूज़ कर पाएगा जो डिज़र्व करता है, जिसमें वो कैपेसिटी है. इसी तरीके से यहाँ पे हॉलैंड और ग्रीन की भी कुछ जो डेफिनेशंस हैं वो दी गई हैं. ओवरऑल वी कैन से दैट राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ लाइफ or claims of an individual which are recognized by the society and enforced by the state as they are essential for the development of one's own personality. राइट्स का नेचर कैसा हो, किस तरीके का हो? अगर हम इनको नेचर से देखें तो दीज आर द रिज़ल्ट हैं ये एक पर्टिकुलर पर्सन, उसके बिहेवियर का, उसके जनरल सिस्टम का, कि उसको किस तरीके के राइट्स मिलते हैं और वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, उन राइट्स को कैसे यूज़ करता है. राइट्स का जो ओरिजिन है वो इंडिविजुअल से रिलेट करता है, इंडिविजुअल की लाइफ से रिलेट करता है. ये सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी एंड द स्टेट एंड इट्स ओन लॉ. इन्जॉयमेंट है इन राइट्स से, ऑफ राइट्स हम जो बेसिक राइट्स हैं उनसे इन्जॉय कर सकते हैं, रेस्पेक्टफुल बना सकते हैं अपनी लाइफ को इन राइट्स के
थ्रू सोशल वेलफेयर कर सकता है। हम इसके लिए सेल्फिश टाइप ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। ये अवेलेबल हैं लेकिन बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हैं, सबके पास हैं, इक्वल है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डायनामिक कैरेक्टर माना गया है इसे, क्यों? क्योंकि ये सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस लाने में, सोसाइटी की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। फंडामेंटल है नेचर से और गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू। अगर हम बिल ऑफ राइट्स की बात करें कि बिल ऑफ राइट्स जो है वो क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर हम इन सारी चीज़ों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि बिल ऑफ राइट जो इट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय नियरली ऑल द कंट्रीज़ ऑफ एज बिल ऑफ राइट्स। 1982 में जिस टाइम में एशियन गेम्स हो रहे थे दिल्ली में, उस टाइम में जो कॉन्ट्रैक्टर था, उस टाइम का एक इंसिडेंट है कि उस टाइम जो कॉन्ट्रैक्टर जो था उसने वर्कर्स को बहुत लो पेड पे वर्क करवाया था। हमारे यहाँ जनरली अनएम्प्लॉयमेंट रहता है तो कोई भी इजीली वर्क करने को एग्री हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम जो था वो अमाउंट उनको दिया गया था। इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन आई थी, ठीक है, कि फोर्स्ड लेबर रखा गया था और बिगाड़ टाइप ऑफ सिस्टम था, या उन लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें एक्सप्लॉइट वहाँ पे किया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू इंश्योर द पेमेंट्स और फॉर द मिनिमम और मैक्सिमम जो डिफरेंस था पेमेंट्स का वो वहाँ पे फाइंड आउट किया गया, और जो उनको उनका बेसिक राइट था वो वेजेस उन वर्कर्स को मिलने चाहिए। ये चीज़ जो है ये वहाँ पे एज ए सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ऑर्डर के बेसिस पे आई थी। तो ये कुछ इस तरीके के इंसिडेंट्स हैं जो हम ये कह सकते हैं कि बिल ऑफ राइट्स की हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है। अगर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता तो वो लेबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक कभी नहीं जा पाती, वो पिटिशंस कभी नहीं डाल पाते, ठीक है। इसी तरीके का एक और केस भी आया है कि जुडिशियल कस्टडी जो थी उसमें इनजस्टिस के बेसिस पे रखा गया, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप जो है वो जा सकते हो, कोर्ट तक जा सकते हो, ठीक है। तो राइट्स जो है वो आपके बेसिक राइट्स को अगर कहीं वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए हेल्पफुल माने गए हैं। और डेमोक्रेसी में तो इट इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स आर गिवन राइट्स एंड द गवर्नमेंट मस्ट रिकग्नाइज दैम। नियरली इन ऑल द डेमोक्रेसीज इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है इन राइट्स को। वेरियस सेपरेट चार्टर्स हैं राइट्स के जो इनकी वैल्यू को मेंटेन करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को मेंटेन करते हैं, और ये जो कलेक्शन है इसे ही बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, ठीक है। द बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट को बेसिक प्रोहिबिट करता है कि वो कहीं पे भी किसी भी इंडिविजुअल राइट्स को या राइट्स को वायलेट ना होने दे, या फिर अगर गारंटीज़ में कहीं पे भी कोई भी रेमेडीज़ आती है तो वो उसे वायलेट ना होने दे, ठीक है, वो उसको प्रोटेक्ट करे। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो दीज फंडामेंटल राइट्स आर दोज बेसिक राइट्स विच आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। दे डेवलप अ इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी एंड आर गारंटी बाय द स्टेट। फंडामेंटल राइट्स हैव द फॉलोइंग एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। देखो फंडामेंटल जो है वो बेसिक है, इंडिविजुअल की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए है, और इन्हें गारंटी जो है यानी इन्हें प्रोटेक्शन जो है वो स्टेट यानी हमारी गवर्नमेंट कराती है। ये हमारे गवर्नेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट प्रोवाइड्स देम। कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें प्रोवाइड करवाता है। ये राइट्स जो हैं वो इनैक्टमेंट नहीं करते हैं पार्लियामेंट के साथ में। हाँ, मेजर अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस या अमेंड करने का पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास में है, लेकिन ऑटोनॉमसली नहीं कर सकता। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स एंड रिक्वायर्स अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इसमें अमेंडमेंट करना भी बहुत ज़्यादा टिपिकल है, तभी इसमें पार्लियामेंट जो है उसे हम ऑटोनॉमस नहीं बता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो NHRC है, इंडियन ह्यूमन राइट कमीशंस जो हैं, काउंसिल्स जो हैं, वो प्रोटेक्ट कर सकती हैं फंडामेंटल राइट्स को, और करती भी हैं, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल राइट्स और एक अगर हम ऑर्डिनरी राइट देखें तो उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। मैं अपने
किसी चीज़ के लिए फ़ाइट कर रही हूँ कि मेरा कोई सामान कहीं खो गया है, उसके लिए मैं जो डिमांड कर रही हूँ वो भी मेरा एक राइट है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल राइट्स जो हैं दीज आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ऑर्डनरी जो है या लीगल राइट्स जो हैं दीज आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय द ऑर्डनरी लॉ। वो लॉ के थ्रू है, यानी अगर मुझे राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन से रोका जाएगा तो मुझे प्रोटेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है। और अगर मेरा कोई सामान खो गया है, मैं उसके लिए फ़ाइट कर रही हूँ, तो वो मुझे लॉ के अकॉर्डिंग यानी जुडिशियल या पुलिस की हेल्प से लेना होगा, ठीक है। एक ऑर्डनरी लॉ की कंडीशन में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते, लेकिन एक फंडामेंटल राइट वॉयलेट अगर हमारा होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, ठीक है। द फंडामेंटल राइट्स कैन बी चेंज ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द ऑर्डनरी राइट चेंज बाय द लेजिस्लेचर थ्रू द ऑर्डनरी प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग। द फंडामेंटल राइट्स in the fundamental rights condition, no organ of the government can act in a way जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इन्फीरियर हो जाएं या सिकुड़ जाएं या उनकी वैल्यू और उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो कम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक ऑर्डनरी लॉ की बात करें तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। जुडिशरी हैज़ द पावर टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एंड द ऑर्डनरी लॉज दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द ऑर्डनरी लॉ ऑफ द लैंड। वो उसी लेवल पे यानी ऑर्डनरी लॉ या रूल का जो प्रोविज़न उन्होंने रखा है, उन्होंने उसका जो चार्टर बनाया है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता है। क्या हमें रिक्वायरमेंट है कि फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए? देखो, फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि हमारा ट्रस्ट मेंटेन रहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारी गवर्नमेंट में, हम अपनी गवर्नमेंट में अपनी फेथ को बनाए रखें, हमारे बिहाफ पे उनको डिसीजन मेकिंग का पावर कंटिन्यूसली दे रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि वो एज ए हमारे गार्जियन या एज ए प्रोटेक्टर या एज ए मेजर इंग्रेडिएंट के रूप में वर्क करें। जैसे सब्ज़ी में नमक नहीं हो तो वो टेस्टलेस है, उसको कोई नहीं खाएगा, उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा। तो वही चीज़ है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स नहीं है, हमें प्रोटेक्शन नहीं है, एज अ सिटीज़न हमें प्रोटेक्शन नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। It also help in establishing strong roots of the democratic constitution. फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बेसिक लिबर्टी हमें प्रोवाइड करवाते हैं, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमें किसी भी तरीके के नेगेटिव इन्फ्लुएंस से। इसके अलावा सिटीज़न और स्टेट के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, या माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को इस्टेब्लिश करते हैं, फेथ मेंटेन करते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी को गारंटी प्रोवाइड करवाते हैं और गार्ड एज ए गार्ड के रूप में उसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट शेपिंग ह्यूमन पर्सनालिटी बाय डेवलपमेंट ऑफ हिडन टैलेंट्स। Rights guarantee the civil liberties available to all without any discrimination. इसके अलावा it can be alerted only by the 2/3 majority of the constitution, thus they keep a check on the attributory powers of the गवर्नमेंट। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में ही इंक्लूडेड हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। These rights reveal the fundamental unity of India as they are available to all citizens without any discrimination. किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो वेल्थ की बात हो, रेस की बात हो, कास्ट हो, सेक्स हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो या अदर कोई भी फैक्टर्स हो, इससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इन्फोर्सेबल है और सबके लिए इक्वल है, इक्वलिटी का प्लेटफॉर्म मेंटेन करते हैं। कि इनका नेचर किस तरीके का है? फंडामेंटल राइट्स का कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव है। पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये आते हैं, गारंटी देते हैं फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35। ये हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे दे दिया, मेरे पास जो राइट है फंडामेंटल राइट यानी राइट टू फ्रीडम है मेरे पास, लेकिन मैं अपनी फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए किसी और को मार नहीं सकती। ये उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। दैट दीज राइट्स गिवन टू द सिटीजन्स आर नॉट विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। पॉसिबल नहीं होगा, स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो उस पर इम्पोज करेगा। फॉर एग्जांपल द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, to maintain the social justice or the just society, to maintain the law and order if the condition is negative,
ठीक है, प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन द सेंस दैट दे इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अपॉन द पावर ऑफ द स्टेट। हम 1% कह सकते हैं कि वो नेगेटिव वहाँ पे हो सकता है, लेकिन वो नेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। जस्टिबल हैं आर्टिकल नंबर 32 एंड द 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक द फंडामेंटल राइट्स जस्टिबल, है ना। आर्टिकल नंबर 22 जो है राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इनके बिना फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू नहीं आ जाती है। ठीक है, इफ़ द सेंट्रल एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट ट्राई टू स्नैश द फंडामेंटल राइट्स देन द सिटीजन कैन मूव टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू गेट बैक हिज और हर राइट्स। अगर ऐसा कहीं पे भी होता है तो हम डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। अमेंडमेंट हो सकते हैं इसमें बिल्कुल। आर्टिकल नंबर 368 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि पार्लियामेंट ऑटोनॉमस है तो वो उसमें इंटरफेयर कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक केस है सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स इन गोलकनाथ केस, Minerva Mills case made it clear that the parliament cannot alter the basic structure of the constitution. parliament debates और discussions कर सकती है basic structure जो है उसका, लेकिन उसमें autonomously amendment जो है वो नहीं कर सकती। ठीक है, suspension to maintain the unity and the integrity of the country, the central government is empowered to suspend the certain rights, certain fundamental rights in case of national emergency. national emergency की condition में ये जितने भी fundamental rights हैं from article number 12 to article नंबर 32 ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। सिर्फ आर्टिकल नंबर 21 जो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वो मेंटेन रहता है। अब देखो बिल ऑफ राइट्स इन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे किस तरीके के राइट्स। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वॉज इनैक्टेड इन दिसंबर 1996। एट दैट टाइम उन लोगों ने सिविल वॉर का जो थ्रेट था वो बहुत ज़्यादा फेस किया था और अपार्थाइड सिस्टम जो था उसका वहाँ पे एंड हुआ था। तो इन कंडीशंस से को हैंडल करने के लिए उन्होंने बिल ऑफ राइट्स को अडॉप्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली उन्होंने डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया। इट फोरबिड्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर और प्रेगनेंसी, मैटरनल स्टेटस एंड एथनिक एंड सोशल, रीजन, कलर, एज एक्सेट्रा। इनके बेसिस पे जितनी भी वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे थे उनको रिमूव किया गया। मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव चार्टर ऑफ राइट्स बोला जाता है इसे। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड प्रोटेक्ट्स इसे बोला जाता है, सेफगार्ड करता है वो इन राइट्स को। लाइक राइट टू डिग्निटी है, प्राइवेसी है, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं, हेल्थ, एनवायरनमेंट, राइट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एडिक्वेट हाउसिंग है, हेल्थ केयर, फूड, वाटर, सोशल सिक्योरिटी, चिल्ड्रंस के जो राइट हैं, राइट ऑफ बेसिक एंड हायर एजुकेशन, हमारे यहाँ जिसे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कह देते हैं और राइट टू एजुकेशन कह देते हैं, राइट टू द कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ और सबसे मेजर राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है।